ज़रा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 30,000 साल पहले, जब न शहरों का वजूद था, न किसी संगठित सभ्यता का और न ही इतिहास को लिखने का कोई तरीका था। उस दौर में भी भारत के इस हिस्से में लोग रहते थे और अपने जीवन के अनुभव पत्थरों पर उकेर जाते थे, जो हजारों साल बाद भी उनकी कहानी सुना रहे हैं। आज हम उन्हीं निशानियों को भीमबेटका की गुफाओं के नाम से जानते हैं। जिस धरती पर मानव सभ्यता के इतने प्राचीन निशान आज भी सुरक्षित हैं, उसी धरती पर आज भारत के सबसे अधिक जंगली बाघ भी पाए जाते हैं। ये है मध्य प्रदेश। लेकिन एक सवाल आज भी बना हुआ है, इतनी समृद्ध विरासत, इतनी प्राकृतिक संसाधन और देश के बीचों बीच होने के बाद भी इस राज्य को अक्सर भारत के सबसे विकसित राज्यों में क्यों नहीं गिना जाता? आखिर इस राज्य की असली कहानी क्या है? भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित एक राज्य, जिसे हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, और शायद इसीलिए इसे अक्सर हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़ेंगे, आप समझेंगे कि ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है। एमपी की राजधानी है भोपाल, जबकि इंदौर इसका सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। अगर भारत का नक्शा देखें तो मध्य प्रदेश लगभग देश के केंद्रीय भाग में स्थित है। इस राज्य की ना कोई समुद्री सीमा है और ना ही किसी अन्य देश के साथ इसका अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है। लेकिन इसी स्थिति ने इसे भारत के लिए एक प्राकृतिक जोड़ का काम दिया है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जाने वाली कई महत्वपूर्ण सड़क और रेल मार्ग इसी राज्य से होकर गुजरते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सिर्फ भारत के बीच में नहीं है, कई मायनों में ये भारत को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम मध्य प्रदेश को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे राज्य की तरह समझेंगे जिसने हजारों सालों से भारत की कहानी को आकार दिया है। किसी भी राज्य को समझने से पहले उसके भूगोल को समझना जरूरी होता है, और मध्य प्रदेश इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश आज भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। साल 2000 से पहले छत्तीसगढ़ इसी राज्य का हिस्सा था। उस समय मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता था। राज्य के पुनर्गठन के बाद छत्तीसगढ़ अलग बना और मध्य प्रदेश अपने वर्तमान रूप में सामने आया। अगर इसके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इसकी सीमाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके पहाड़ों, नदियों और घने वनों से बनती। राज्य के बीच से दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं गुजरती हैं, विंध्य और सतपुड़ा। इन्हीं दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जन्म लेती है भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक, नर्मदा। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में स्थित अमरकंटक से होता है। भारत की अधिकांश बड़ी नदियां पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर इसका कारण है एक विशेष भौगोलिक रचना, जिसे रिफ्ट वैली कहा जाता है, और नर्मदा आज भी उसी प्राकृतिक मार्ग का अनुसरण करती है। विंध्य और सतपुड़ा के अलावा मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा एक विशाल पठार से घिरा है, जिसे हम मालवा प्लेट्यू या मालवा का पठार कहते हैं। लाखों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोट से बनी ये काली मिट्टी की धरती आज मध्य प्रदेश की खेती की जान है। नर्मदा के अलावा चंबल, बेतवा, सोन और ताप्ती जैसी कई महत्वपूर्ण नदी तंत्र भी इस राज्य से जुड़े हुए हैं। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि खेती, पीने का पानी और अनेक शहरों की जीवन की रेखा है। और जब बात प्रकृति की हो तो मध्य प्रदेश का नाम अलग ही पहचान रखता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र इसी राज्य में है। राज्य का लगभग एक चौथाई भाग घने वनों से आच्छादित है। यही वन बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों का घर है। और शायद इसी वजह से मध्य प्रदेश को आज भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। लेकिन इतना विशाल राज्य होने का एक दूसरा पहलू भी है। इसी विविधता ने मध्य प्रदेश को एक ही राज्य के अंदर कई अलग अलग भौगोलिक पहचान दी है। यही भूगोल आगे चलकर इस राज्य के इतिहास को जन्म देता है। और मध्य प्रदेश की कहानी को समझने के लिए अब हमें हजारों साल पीछे चलना हो, उस दौर में जब न मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य था, न भारत अपने आज के रूप में मौजूद, लेकिन इंसान यहाँ था, उसके जीवन के निशान भी थे, और उन निशानियों को आज हम भीमबेटका की गुफाओं में देख सकते हैं। यहाँ की शैल चित्रकारियाँ सिर्फ कला का उदाहरण नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि इस भूमि पर लगभग 30,000 साल पहले भी मानव समुदाय रहते थे। वे शिकार करते थे, प्रकृति के साथ जीते थे और अपने जीवन के अनुभव पत्थरों पर उकेर जाते थे, जो हजारों साल बाद भी उनकी कहानी सुना रहे। ये क्षेत्र भारत के 16 महाजनपदों में से एक अवंती का हिस्सा था। इसकी राजधानी थी उज्जैनी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। उस समय उज्जैनी सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये व्यापार, संस्कृति और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी। भारत के उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले कई प्राचीन व्यापार मार्ग इसी नगरी से होकर गुजरते थे।
इसी रणनीतिक स्थिति ने अवंती को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बना दिया। इसी वजह से अवंती का प्रभाव केवल मालवा तक सीमित नहीं था बल्कि उसका असर पूरे मध्य भारत पर पड़ता था। समय के साथ अवंती मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया और इसी दौर से जुड़ा है एक ऐसा नाम जिसे भारत का लगभग हर व्यक्ति जानता है, सम्राट अशोका। सम्राट बनने से पहले अशोका को मौर्य साम्राज्य की अवंती प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उनका प्रशासनिक केंद्र था उज्जैनी। यहीं से उन्होंने प्रशासन और राज्य कार्य की पहली गहरी सीख हासिल की। बाद में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोका ने इसी भूमि पर स्थित सांची में भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारकों में से एक सांची स्तूप का निर्माण करवाया। आज सांची का महास्तूप सिर्फ एक प्राचीन स्मारक नहीं बल्कि उस युग की याद है जब भारत में शक्ति से ज़्यादा धर्म और विचारों का प्रसार महत्वपूर्ण माना जाने लगा था। आने वाली कई शताब्दियों तक ये भूमि भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी रही। गुप्त काल के दौरान मध्य प्रदेश कला, साहित्य और विज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। इसी युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। लोकप्रिय महाकवि कालिदास का संबंध उज्जैनी से जुड़ता है और इसी दौर में उज्जैनी खगोल विज्ञान का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी। प्राचीन भारत में समय और ग्रहों की गणना के लिए इसी नगरी को एक विशेष स्थान दिया जाता था। इसी वजह से उज्जैन को आज भी प्राचीन भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। समय आगे बढ़ा और मध्य प्रदेश ने एक और महान शासक को देखा, राजा भोज। 11वीं शताब्दी में पौरमरा वंश के इस शासक ने अपना राज्य ही नहीं संभाला बल्कि ज्ञान, साहित्य, वास्तुकला और जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके नाम से जुड़ी एक कहावत आज भी पूरे उत्तर भारत में बोली जाती है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेल। उनके शासनकाल में मंदिरों, तालाबों और वास्तुकला के कई ऐसे कार्य हुए जिनका प्रभाव आज भी मध्य प्रदेश में देखा जा सकता। भोपाल के नाम को लेकर भी एक लोकप्रिय मान्यता है कि इसका पूरा नाम भोजपाल था। इसी दौर के आसपास बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल वंश का उदय हुआ। उन्होंने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। आज दुनिया भर में इन मंदिरों की पहचान उनकी शिल्पकला के लिए है। खजुराहो के मंदिर उस युग के धर्म, कला, संगीत, नृत्य और सामाजिक जीवन का एक जीवंत दस्तावेज है। खजुराहो से थोड़ा उत्तर की ओर आगे बढ़ें तो पहाड़ पर खड़ा एक विशाल किला दिखाई देता है, ग्वालियर का किला। इस किले की वास्तुकला और इसके गौरव को देखकर ही मुगल सम्राट बाबर ने इसे द पर्ल इन द नेकलेस ऑफ द फोर्ट्स ऑफ हिंद कहा था। ये गवाह है उन सैकड़ों लड़ाइयों का, शासकों के बदलते दौर का और उस शान का जिसने मध्य भारत को हमेशा अजय बनाए रखा। समय का पहिया फिर आगे बढ़ा। 16वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश की धरती ने एक और वीर शासक को जन्म दिया, रानी दुर्गावती। वे गोंडवाना की शासिका थीं। जब मुगल साम्राज्य ने उनके राज्य पर आक्रमण किया, वे जानती थीं कि जीत मुश्किल है, फिर भी उन्होंने समर्पण से ज्यादा स्वाभिमान को चुना। उनका बलिदान आज भी मध्य भारत के इतिहास में साहस और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। कुछ शताब्दियों बाद मालवा ने एक और अद्भुत शासिका देखी, महारानी अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने सिर्फ इंदौर और महेश्वर का ही विकास नहीं किया बल्कि काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और भारत के कई प्रमुख तीर्थों के पुनर्निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद 1956 में आधुनिक मध्य प्रदेश का गठन हुआ और 2000 में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। इसी के साथ मध्य प्रदेश ने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। हजारों सालों की इस यात्रा को देखकर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मध्य प्रदेश का इतिहास किसी एक साम्राज्य का इतिहास नहीं है। ये उन सभ्यताओं, राज्यों और शासकों की कहानी है जिन्होंने मिलकर भारत के इतिहास को आकार दिया। मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां इतिहास को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि देखा और महसूस भी किया जा सकता है। अगर भीमबेटका मानव सभ्यता की कहानी सुनाता है तो सांची के महास्तूप शांति और बौद्ध दर्शन का प्रतीक बनकर आज भी खड़ा है। और फिर आता है खजुराहो, एक ऐसा नाम जिसे अक्सर उसकी कुछ मूर्तियों तक सीमित कर दिया जाता है। ये मंदिर उस युग की कला, वास्तुकला, नृत्य, संगीत और जीवन दर्शन का एक अद्भुत संग्रह है। यहाँ के जंगल भी उतने ही मशहूर हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा ये सिर्फ नेशनल पार्क नहीं बल्कि भारत की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक हैं। लेकिन इन जंगलों का महत्व सिर्फ बाघों तक सीमित नहीं है। ये मध्य भारत के समृद्ध वन्य जीवन और वन्य जैव विविधता के भी रक्षक हैं। जबलपुर के पास स्थित भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानें नर्मदा के दोनों किनारों पर इस तरह खड़ी नजर आती हैं जैसे प्रकृति ने खुद किसी शिल्पकार की तरह उन्हें तराशा हो। सूरज की बदलती रोशनी के साथ इन संगमरमर की चट्टानों के रंग भी बदलते नजर आते। इसी अनोखे दृश्य ने भेड़ाघाट को मध्य प्रदेश की सबसे यादगार प्राकृतिक पहचानों में शामिल कर दिया है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा पचमढ़ी
मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। घने जंगल, गुफाएं, झरने और शांत वातावरण। और अगर इतिहास को किसी शांत नगर की गलियों में महसूस करना हो तो ओरछा से बेहतर जगह शायद ही। बेतवा नदी के किनारे बसा ये ऐतिहासिक नगर अपने महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित राम राजा मंदिर की एक अनोखी परंपरा है, जहाँ भगवान राम की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है। ओरछा को आस्था और इतिहास का एक अनोखा संगम भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की यात्रा सिर्फ एक टूरिस्ट ट्रिप नहीं हो, ये भारत के हजारों साल पुराने इतिहास, प्रकृति और संस्कृति को एक साथ दिखाने का अनुभव बन जाती है। किसी भी राज्य की असली पहचान सिर्फ उसके किले, मंदिर या इतिहास से नहीं बनती, बल्कि उन लोगों से बनती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस संस्कृति को जीते और आगे बढ़ाते आए हैं। राज्य का हर क्षेत्र अपनी अलग पहचान रखता है। मालवा, बुंदेलखंड, महाकौशल, बघेलखंड, नीमार और विंध्य, इन अलग अलग क्षेत्रों ने ही मध्य प्रदेश को एक ही रंग नहीं बल्कि कई सांस्कृतिक रंगों से भर दिया है। हर रीजन की बोली अलग है, खान पान अलग है, लोकगीत अलग हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने वाली पहचान एक ही है। मध्य प्रदेश को अक्सर भारत के सबसे समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ गोंड, भील, बैगा, कोरकू और सहारिया जैसे कई जनजातीय समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ अपने जीवन बिताते आए हैं। इनके गीत, इनके त्योहार और इनकी जीवन शैली मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपने गौड़ पेंटिंग देखी है तो शायद आपने महसूस किया होगा कि उसमें प्रकृति सिर्फ दिखाई नहीं देती, वो जीवित लगती। रंग बिरंगी रेखाएं और बिंदुओं से बनी ये कला आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कला प्रदर्शनियों तक पहुंच चुकी। यहाँ का लोक संगीत भी इस मिट्टी की कहानी सुनाता है। बुंदेलखंड के अल्हा गीत, मालवा के लोक धुनें और नीमार की पारंपरिक गायकी आज भी त्योहारों और सामाजिक अवसरों पर गूंजती हैं। वहीं ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित परंपराओं में से एक माना जाता है। इसी समृद्ध संगीत परंपरा ने तानसेन से लेकर आधुनिक युग के कई महान कलाकारों को भी जन्म दिया है। कला की ये परंपरा आज भी जिंदा है। खजुराहो डांस फेस्टिवल, तानसेन समारोह और लोक रंग जैसे उत्सव हर साल देश और विदेश के कलाकारों को एक मंच पर ले आते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं को जिंदा रखने का एक माध्यम है। इसी धरती ने भारत को कई ऐसे कलाकार भी दिए हैं जिनकी प्रतिभा ने देश की सांस्कृतिक पहचान को और समृद्ध की। ग्वालियर के संगीत परंपरा से जुड़े तानसेन का नाम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सदा के लिए अमर है। इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर की आवाज ने दशकों तक भारत के संगीत को एक नई पहचान दी और खंडवा के किशोर कुमार ने अपनी गायकी और अदाकारी से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। सुबह सुबह इंदौर की गलियों में मिलने वाला पोहा जलेबी हो या रात को सफारा बाजार की रोशनियों के बीच सजता स्ट्रीट फूड, भुट्टे की कीस, दाल बाफला और जबलपुर के खोए की जलेबी, हर इलाके का अपना अलग स्वाद है। यहाँ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि उस मिट्टी की पहचान भी बताता है जहाँ से वो निकला है। और जब हम इंदौर की बात करते हैं तो ये सिर्फ स्वाद या स्टार्टअप का शहर नहीं, आज इंदौर की एक नई पहचान पूरे देश में अनुशासन और सफाई की बन चुकी। स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार देश का सबसे साफ शहर बनना कोई छोटी बात नहीं, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग अपनी विरासत से जितना प्यार करते हैं, आधुनिक भारत के नए मानदंडों को अपनाने में भी उतने ही आगे हैं। आज मध्य प्रदेश बदल रहा है। एक तरफ गानों में परंपरा आज भी उतनी ही मजबूत है तो दूसरी तरफ इंदौर, भोपाल और ग्वालियर जैसे शहरों की नई पीढ़ी टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और नए विचारों के साथ आगे बढ़ रही है। यही पुरानी विरासत और नए भारत का संगम मध्य प्रदेश की सबसे खास पहचान है। किसी भी राज्य की असली तस्वीर उसकी अर्थव्यवस्था से सामने आती है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नींव आज भी उसकी उपजाऊ धरती पर टिकी। ये वही मिट्टी है जिसमें उगने वाली फसलें सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत की थाली तक पहुंचती। देश का कुल सोयाबीन उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इसी राज्य से आता है। इसके अलावा गेहूं, चना, मसूर और अन्य दालें भी यहाँ बड़े स्तर पर उगाई जाती हैं। सरबती गेहूं की पहचान तो देश भर में उसकी गुणवत्ता के लिए है, लेकिन मध्य प्रदेश की संपन्नता सिर्फ उसके खेतों तक सीमित नहीं। धरती के नीचे छिपे प्राकृतिक संसाधन भी इस राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पन्ना की हीरा खानें भारत की एकमात्र सक्रिय डायमंड माइंस के रूप में जानी जाती हैं। इसके अलावा लाइमस्टोन, मैंगनीज और कोल जैसे खनिज भी राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पिछले कुछ दशकों में मध्य प्रदेश ने उद्योग के क्षेत्र में भी धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की है। इंदौर और पीथमपुर इस बदलाव के सबसे बड़े उदाहरण हैं। पीथमपुर को अक्सर डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग से जुड़े कई बड़े उद्योग स्थापित हैं।
वहीं इंदौर मैन्युफैक्चरिंग के साथ आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में भी उभर रहा। अगर भविष्य की बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति ही है। भारत के मध्य में होने की वजह से नए एक्सप्रेसवेज, फ्राइट कॉरिडोर्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क्स इस राज्य के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ रीवा और ओमकारेश्वर जैसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी मध्य प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई पहचान दे रहे हैं। लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था की असली सफलता सिर्फ जीडीपी से नहीं मापी जाती। ये इस बात से भी तय होती है कि उस विकास का लाभ आम नागरिक तक कितनी तेजी से पहुंच रहा है। इसी जगह मध्य प्रदेश के सामने अभी भी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां मौजूद हैं। पहली चुनौती है विकास की असमान गति। इंदौर, भोपाल और कुछ अन्य बड़े शहरों ने पिछले कुछ सालों में तेजी से प्रगति, लेकिन राज्य के कई दूर दराज इलाकों में आज भी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्ता वाली शिक्षा और रोजगार के अवसर हर जगह एक समान रूप से उपलब्ध नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने काफी प्रगति की है, लेकिन हर नागरिक तक उसका समान लाभ पहुंचना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। एक और चुनौती है विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन। मध्य प्रदेश के घने वन और समृद्ध खनिज संपदा उसकी ताकत है, लेकिन इन्हीं संसाधनों का सही उपयोग और संरक्षण आने वाले दशकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी हो। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पानी की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। राज्य से नर्मदा, चंबल, बेतवा और सोन जैसी महत्वपूर्ण नदियां जरूर गुजरती हैं, लेकिन उनका पानी हर क्षेत्र तक समान रूप से नहीं पहुंच पाता। बुंदेलखंड और कुछ अन्य इलाकों में हर साल गर्मियों के दौरान जल संकट और भूजल के गिरते स्तर की समस्या सामने आती है। इसलिए आने वाले समय में जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन मध्य प्रदेश के विकास के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना सड़कें, उद्योग या शिक्षा। राज्य की एक बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है, लेकिन इस युवा शक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और रोजगार से जोड़ना आने वाले समय की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और शायद यही वो मोड़ है जहां मध्य प्रदेश का भविष्य तय होगा। हर राज्य का इतिहास उसके अतीत को बताता है, लेकिन उसका भविष्य तय करता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां उसे किस रूप में याद रखेंगे। नए एक्सप्रेसवेज, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स और तेजी से बदलता लॉजिस्टिक नेटवर्क इस राज्य को देश के ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना सकता है। सड़कों और रेल नेटवर्क के साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी और तेजी से बढ़ती शहरी सुविधाएं भी नए निवेश को आकर्षित कर रही हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश नए दौर की ओर बढ़ रहा है। रीवा सोलर पार्क जैसे प्रोजेक्ट ने दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी भी राज्य के विकास का एक मजबूत आधार बन सकते हैं। दूसरी ओर इंदौर और भोपाल जैसे शहर धीरे धीरे नए अवसरों का केंद्र बन रहे हैं। अच्छे शिक्षा संस्थान, बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम और नए उद्योग के साथ मध्य प्रदेश धीरे धीरे एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जो सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं रहेगी। लेकिन इस भविष्य को साकार करने के लिए जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लगातार निवेश और ध्यान देना उतना ही जरूरी है। शायद मध्य प्रदेश को किसी और राज्य जैसा बनने की जरूरत भी नहीं है। इसकी असली ताकत इसकी अपनी पहचान में ही छिपी है। एक ऐसा राज्य जहाँ प्रकृति है, हजारों सालों का इतिहास है, सांस्कृतिक विरासत है और साथ ही नए भारत के साथ कदम मिलाकर चलने की इच्छा भी। अगर ये राज्य अपनी चुनौतियों को अवसरों में बदल पाता है तो आने वाले दशकों में ये सिर्फ भारत का भूगोलिक केंद्र नहीं बल्कि उसके विकास की कहानी का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय बन सकता है। हर राज्य की एक पहचान होती है। किसी को उसके समुंदर पहचान देते हैं, किसी को उसके पहाड़ और किसी को उसके बड़े शहरों की चमक, लेकिन मध्य प्रदेश की पहचान इन सबसे अलग है। ये वही धरती है जहाँ प्राचीन मानव ने अपने पहले निशान छोड़े, जहाँ साम्राज्यों ने जन्म लिया, जहाँ विद्या, कला और साहस ने मिलकर इतिहास रचा। हर विरासत के साथ जिम्मेदारी भी आती है और मध्य प्रदेश के लिए अगला अध्याय इसी बात पर निर्भर करेगा कि वो अपनी प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक धरोहर और युवा शक्ति का कितना समझदारी से उपयोग करता है। किसी राज्य की पहचान सिर्फ उसके इतिहास से नहीं बनती बल्कि इस बात से बनती है कि वो अपने इतिहास से क्या सीखकर अपना भविष्य कैसे गढ़ रहा है। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो देश के बीच में है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसकी कहानी में भारत के अतीत की यादें, वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य की उम्मीदें एक साथ धड़कती। मध्य प्रदेश की कहानी इतनी ही नहीं है। हर जिला, हर नदी और हर पुराना किला अपने अंदर एक अलग कहानी छुपाए बैठा है और शायद इसीलिए किसी एक वीडियो में इस राज्य को पूरी तरह समझना मुमकिन भी नहीं। अगर आपको भारत को इस नज़रिए से समझना पसंद आ रहा है
तो इस चैनल का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री होगी एक ऐसे राज्य पर जहाँ रेत का रेगिस्तान है, लेकिन उसी रेत ने भारत के इतिहास की कुछ सबसे मजबूत सभ्यताओं को जन्म दिया। तब तक जिज्ञासु बनिए, सवाल पूछते रहिए और भारत को सिर्फ देखिए मत, उसकी कहानियों को समझिए।